हमारी आखिरी डेट है, कल से हम ऐसे नहीं होंगे। आखिरी? फिर क्यों? हम तो हमेशा साथ रहने वाले हैं ना। हाँ, मगर कल हम हस्बैंड वाइफ होंगे और आज हम सिंगल्स हैं। अच्छा जी, अब हम लाइसेंस के साथ डेट पर जाएंगे, ये छुपकर, शहर से दूर नहीं। रजत और परिधि अपना क्वालिटी टाइम बिताकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे कि तभी उनको ऐसा लगा जैसे कोई उन दोनों का पीछा कर रहा है। परिधि एक कदम से पलट कर देखती है तो वहाँ एक 5 साल की छोटी बच्ची थी जिसके हाथ में फूल थे। हाउ स्वीट। पता है रजत, मुझसे गरीब बच्चे, गरीब लोग देखे नहीं जाते। भैया जरा इस छुटकी को भी खाना खिला देना प्लीज। मेरा नाम रूही है दीदी, आप फूल लोगी तो ही मैं खाना खाऊंगी। परिधि मुस्कुराते हुए उससे फूल लेकर उसे सहलाती है। परिधि के सरल स्वभाव की वजह से रजत को उससे प्यार हुआ था। रजत यह देख उसका माथा चूम लेता है और घुटनों के बल आकर उसे फूल देता है। रजत, तुम मेरी अंधेरी जिंदगी का दीपक हो, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। परिधि रात भर फूलों को अपने सीने से लगाई थी, कल के ख्वाब ले रही थी। अगले दिन मंडप सजा होता है। परिधि दुल्हन बने मंडप में आती है और दुल्हा रजत सामने के दरवाजे से घुसता है। उसके साथ बाराती तो नहीं थे, पर फिर भी वो अकेला नहीं था। रजत का हाथ उसी छोटी बच्ची रूही ने थामा था जो शक्ल से गरीब नहीं लग रही थी, और रजत के साथ व्हील चेयर पर बैठी थी एक लड़की जो हिलडुल नहीं सकती थी। परिधि उन दोनों को देखते ही हैरान हो गई थी। इसे जानती हो परिधि? सुना है तुम कुछ भूलती नहीं हो। नैना, पर ये तुम इसको कैसे जानते हो? पापा पापा, मम्मा की दवाई का समय हो गया है। ये सुन परिधि के होश उड़ जाते हैं और वो रजत की आंखों में देखती है। रजत की आंख से एक आंसू छलकता है और परिधि के कानों में बीते समय की हंसी। परिधि और नैना बचपन से ही साथ अच्छी सहेलियां थी, साथ पढ़ना लिखना और दोनों को प्यार भी साथ ही हुआ। नैना नैना नैना, हम दोनों को प्यार भी एक साथ ही मिला। मैं बहुत खुश हूँ। सच नैना, लगता है हमारी जिंदगी भगवान ने एक ही स्याही से लिखी हो। हाँ परिधि, मैं तेरे लिए इतनी खुश हूँ कि भगवान तुझे मेरे हिस्से की भी खुशी दे दी। पर परिधि एक ही लड़के से बोर हो जाती थी। उसने लड़का बदल लिया, पर नैना ने अपने ही प्यार से शादी कर ली और खुश रहने लगी। रजत, अगर लड़का हुआ तो? नहीं 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 बाबा, मैंने बोला ना, मुझे चाहिए बस लड़की, सिर्फ और सिर्फ लड़की। लड़की की जरूरत क्या, एक बच्चे से मैंने शादी जो कर ली है। और कुछ वक्त बाद नैना को एक नन्ही गुड़िया जन्म लेती है। तो क्या नाम होगा इसका? हम दोनों की रूह का मिश्रण है, तो रूही नाम होगा इसका। थैंक्स फॉर गिविंग दिस टू मी। आई लव यू नैना। लव यू मोर रजत, लव यू फॉरएवर। नैना अगले दिन काम से सुपरमार्केट गई थी और वहीं उसे परिधि टकराई। लड़की, तू कहाँ गायब थी? 2 साल से ना कोई खबर ना शादी में आई। वो बस, तुझे तो पता है ना, मैं एक चीज से बोर हो जाती हूँ, तो बस इधर उधर चली गई थी। उस दिन नैना ने परिधि से बहुत बातें करी, दोनों खुश थी और फिर नैना लौट गई। रजत, आज मेरी दोस्त परिधि मिली मुझसे, वो बिल्कुल नहीं बदली यार, अभी बड़ी जल्दी बोर हो जाती है लोगों से। सब तुम जैसे नहीं होते ना स्वीटू। अच्छा लिसन, कल उसने मुझको हमारे वाले पुराने फेवरेट अड्डे पर बुलाया है, तुम भी आ जाना और रूही को भी लाना, पर थोड़ा देर से। पहले थोड़ी गर्ल्स टॉक एंड गॉसिप्स करेंगे और फिर तुम मिल लेना मेरी खास दोस्त से। और अगले दिन नैना परिधि के पास चली गई। दोनों अपने रेस्टोरेंट में बैठे थे। और बता यार, जिंदगी के बारे में बता। जिंदगी वही है जहाँ आपका परिवार हो। मैं बहुत खुश हूँ यार, काश तू बातें करती तो तुझे अपनी प्रेगनेंसी के किस्से भी बताती। आई एम सो हैप्पी। तू बता। हाँ, चुप हो जा यार, कल से आई एम हैप्पी की रट लगा रखी है। मुझे नहीं अच्छी लगती तू खुश, जलन होती है। मुझे एक बार भी प्यार नहीं मिल सका और तूने शादी कर ली। नफरत है मुझे तुझसे। नैना बहुत चक्की रह गई। परिधि मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों बोल रही है परिधि? प्यार तो तुझे भी मिलता था, बस तूने कभी उसे पास रखना नहीं चाहा। जिंदगी बोर होने का नहीं, रुक कर जीने का नाम है। हाँ, चुप कर ले यार, मुंह बंद कर अपना। और परिधि गुस्से से पलटकर नैना को सड़क की ओर धकेल देती है। तभी वहां से आ रही गाड़ी नैना से टकराकर ऊंची उछलती है। ये देख परिधि नैना की मदद करने की बजाय डर के भाग जाती है, मगर रजत रूही को गोद में उठाए उसी ओर आ रहा था। रजत परिधि को ऐसा करते देख लेता है। हाँ, मेरी नैना। और फिर मैंने ठान लिया कि तुमको अगर रिश्तों से भागना पसंद है तो मैं तुमको रिश्तों में बांध कर ही अपना बदला ले सकता हूं। पता है, सबसे बड़ा झूठ तो मैं ये कहता था कि आई लव यू, तुम्हारी सादगी पसंद है
और तुम बहुत अच्छी हो। हाँ। नहीं रजत नहीं, ऐसे मत बोलो, वो सब मेरी नादानी थी। रजत नहीं प्लीज। नादानी? 3 साल से मेरी नैना बेसुध सी इसी पर बैठी रहती है। सोचो, तुम जो हर रिश्ते से बोर हो जाती हो, मेरी नैना यूं बैठी हुई कितनी बोर होती होगी। ये मासूम अपनी माँ के बिना कैसे जी रही है, ये तक नहीं सोचा तुमने, और उसे धकेल दिया मौत की ओर। ये मासूम 5 साल की उम्र में ही नैना का माँ की तरह ध्यान रखने लगी है। सब ले लिया तुमने हमारा। आखिरी बार मुझे आई लव यू फॉर एवर कहा था, और तब से बस यही बैठी है कुमसुम। मेरी नैना। परिधि नैना के करीब बैठकर बिलख बिलख कर रो रही थी। वो मेरी गलती थी रजत, उसकी सजा ये मत दो। माफ कर दो रजत। नैना, रूही बेटा, माफ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं जी नहीं सकूंगी अब अकेले। प्लीज, मैं डरती हूँ रजत, डोंट लीव मी, आई एम सॉरी। यू नो व्हाट, मैं चाहता भी नहीं कि तुम जियो, इसी खोखलेपन के साथ जियो। ये सब देख नैना के हाथ में हलचल होती है और वो परिधि का चेहरा सहलाकर बस इतना ही कहती है, मेरी दोस्त। परिधि ये सुन और बिलख पड़ती है। रजत परिधि को रोता हुआ मंडप में ही छोड़ जाता है और अपने परिवार के साथ खुद की दुनिया में लौट जाता है। जिस तरह रजत ने परिधि का बिना कुछ बिगाड़े उसे कंगाल कर अपना इंतकाम लिया था, सब सिहर उठे थे। और परिधि तब से अपने कमरे के अंधेरे में बैठी रहती है और बस बड़बड़ाती हुई कहती है, मेरी दोस्त, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ऐसे ही मिनी स्टोरीज देखने के लिए जुड़ी रही। आयशा अपनी सैंडल हाथ में लिए हुए हाफती हुई सड़क पर दौड़ लगा रही थी। बाल बिखरे थे, फाइल हाथ में थी और बस भागे जा रही थी अंधाधुंध। क्या पता कहाँ पहुंचना चाह रही थी। और वह अचानक से रुककर एक आलीशान मकान के सामने आकर रुकती है। भैया, भैया, हेलो भैया। अंदर से निखिल अपने कुत्ते किटकैट के साथ बाहर आता है। थैंक गॉड आप बाहर आए। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानता हूँ? अरे जानती तो मैं भी आपको नहीं हूँ दोस्त, बस बात ऐसी है कि आपको भी एक गाड़ी निकालनी होगी और भागो। निखिल आयशा की ऐसी दादागिरी देखकर हैरान था। एक्सक्यूज मी, बड़ी बदतमीज है आप। आप हैं कौन? मैं आपको जानता भी नहीं हूँ और आप गाड़ी निकालने की बात कर रही हैं। ओहो, जान लेंगे डार्लिंग, पर अभी चलो वरना मेरी बैंड बज जाएगी। फटाफट गाड़ी निकालो और चलो। देखो इसमें चाबी भी लग रही है। आयशा गाड़ी का दरवाजा खोल लेती है और उसमें बैठने लगती है। ये देख किटकैट निखिल को खींचता हुआ भौंक रहा था। अजीब बदतमीजी है, आपकी जान ना पहचान मेरे गले पड़ रही है। देखिए जनाब, आप जो कोई भी हो, प्लीज गाड़ी निकालिए और चलिए, वरना आज दुनिया खत्म हो जाएगी। गाड़ी नहीं जा सकती है, ड्राइवर छुट्टी पर है। अरे तो जनाब आप चलाइए ना। पर चलिए हुजूर, वरना अनर्थ हो जाएगा। निखिल, वो मैंने अभी नेम प्लेट पर तुम्हारा नाम पढ़ा। आयशा गाड़ी की चाबी निखिल को देती है और निखिल के कुत्ते को गोद में उठा लेती है। मैं कैसे गाड़ी चला सकता हूँ? नहीं, मुझे ड्राइव करना नहीं आता। तो बुद्धू ये बोलना था ना। हटो, मैं चलाती हूँ, बैठो अंदर। निखिल अपने डॉगी किटकैट को लेकर अंदर बैठता है। ये अजीब सा तूफान निखिल की जिंदगी में आ गया था। आयशा गाड़ी स्टार्ट करती है और रॉकेट की तरह उड़ाकर एक ऊंची इमारत के बाहर रोकती है। तुम पागल लड़की हो क्या? इतनी तेज कौन चलाता है? ओह, तो यहाँ आग लगी थी जिसे बुझाने के लिए तुम ऐसे उड़कर आई हो। आग? ओह, वो ये फाइल यहाँ पहुँचानी जरूरी है। मेरी नई जॉब लगी है और बॉस की टेबल पर काम ना हो तो जॉब चली जाएगी। फिंगर क्रॉस्ड। चलो, थैंक्स मैन, बाय बाय किटकैट। आयशा निकलकर जाने लगती है कि तभी निखिल उसे बोलता है, ओ मैडम, अब ये गाड़ी क्या मैं कंधे पर उठाकर ले जाऊंगा? ओ सॉरी, चलो तुम भी अंदर आओ, पर डॉग को तो बाहर ही रखना होगा। इट्स ओके, आई विल मैनेज। निखिल किटकैट को साथ लेकर ऑफिस में आयशा के पीछे चलता है और 1 मिनट में ही सारे ऑफिस वाले निखिल को घेर लेते हैं। सर आप तो वैकेशन पर थे ना? वेट, ये सब तुमको सर क्यों बोल रहे हैं? ही मैन। आयशा, अरे ये तो ओनर है इस ऑफिस के, निखिल सूद, तुझे नहीं पता? वैकेशन तो थी, पर आग बुझाने आ गया। वैसे ये नया तूफान यही काम करता है, मुझे भी नहीं पता था। आयशा की हवाइयां ये जान उड़ चुकी थी और वह जैसे तैसे अपना काम करके बाहर आती है। वो सर, एक्चुअली सॉरी, वो मुझे ना थोड़ी ही पता था कि आज पहला दिन था, कोई टैक्सी कैब कुछ मिला नहीं, तो हेल्प के लिए बस समझो बस आग ही बुझानी थी। सिट इन द कार एंड ड्रॉप मी। आयशा निखिल को उसके घर छोड़कर जाने लगती है। हे तूफान, टेक माय कार, और कल से तुम्हारे एड्रेस पर मेरा ड्राइवर आ जाएगा। वो तुमको ऑफिस भी छोड़ देगा और वापस भी। डोंट वरी, अब दोबारा आग नहीं लगेगी। आयशा ये सुनकर मुस्कुराकर कार लेकर चली जाती है। हाय, आग तो लग ही गई है ही मैन, शहर में नहीं दिल में लगी है।
निखिल को गुस्से की बजाय वह अरसे बाद आज मुस्कुरा रहा था। तूफान कहीं की। अगले दिन निखिल देखता है कि उसके घर के बाहर आयशा गाड़ी लेकर खड़ी है। तुम यहाँ? ड्राइवर तो मैंने तुम्हारे घर भेज दिया था ना। हाँ, और उसको मैंने अपने घर। जब गाड़ी में चलाना जानती हूँ तो मैं ही क्यों ना बन जाऊँ आपकी ड्राइवर। और सर, हमारी तो मंजिल भी एक ही है ना, तो रास्ते अलग अलग क्यों हैं? क्यों किटकैट, आंटी से ही बोली ना। आंटी? अब आप डैडी हैं तो मैं आंटी हुई ना, डैडी की एम्प्लॉय। चलो तूफान, और इस बार धीरे चलाना, आग नहीं बुझानी। आयशा और निखिल अब अक्सर ही साथ में ऑफिस आने लगे। रास्ते भर दोनों खूब बात करते। गंभीर रहने वाले निखिल को आयशा ने कुछ ही दिनों में खुलकर हंसना सिखा दिया था। आयशा का तूफान कभी नहीं थमता था। कभी वह ट्रैफिक में रुककर आइसक्रीम लेने जाती तो कभी आइसक्रीम निखिल के चेहरे पर लगाकर हंसती। निखिल को आयशा का साथ अच्छा लगने लगा था। सॉरी सर, गलती से लगा था, पर अब आप लग बहुत फनी रहे हैं। कॉल मी ही मैन, आई लव दैट। निखिल आयशा की आंखों में देखकर उसका हाथ पकड़कर करीब लाता है। एंड आई लव। आउच सर, आई लव व्हाट? निखिल आयशा को गाल पर किस कर देता है, मगर जैसे ही वह होश में आता है उसे एहसास होता है कि वह आयशा का बॉस है। वह गाड़ी खोलकर उतरकर लौट जाता है। आई लव क्या ही मैन, यही तो जानना चाहती हूँ। आई लव क्या? निखिल ने आयशा से मिलना बंद कर दिया था और एक रोज वह उसके घर पहुंच जाती है। ही मैन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या मैंने कहा था कि मेरे करीब आओ? अगर मैं मस्ती कर रही थी तो निकाल देते नौकरी से, मार देते थप्पड़। मुझे पता था कि तुम में एक बच्चा कहीं दबा हुआ है। मैं तो तुम पर तभी फिदा हो गई थी जब अजनबी की तुमने मदद की थी। अगर अब मुंह फेर लोगे तो गलत तुम हो, मैं नहीं। काश मैं यहाँ कभी आती ही नहीं। आयशा रोती रोती बेहोश हो जाती है। गिरने की आवाज से निखिल दौड़कर आता है, उसे उठाने लगता है पर वह नहीं उठती। सामने खड़ी गाड़ी निखिल चलाना नहीं चाहता था, उसके हाथ कांप रहे थे, पर वह हिम्मत कर गाड़ी चलाता है और आयशा को हॉस्पिटल ले जाता है। उसे होश आता है। तुमको ड्राइव आती है ही मैन? हाँ, इसी गाड़ी की रफ्तार ने रोशनी को मुझसे छीन लिया था। तब से वो दर्द का साया, वो डर मुझे घेरे हुआ था। मेरी जान, मेरा प्यार, रोशनी मेरे जीवन से चली गई थी। निखिल और रोशनी तेज रफ्तार से गाड़ी से जा रहे थे कि तभी सड़क पर अचानक एक कुत्ते का बच्चा आ जाता है, जिसे बचाते हुए गाड़ी पलट गई थी और रोशनी वही मर गई थी। तब से निखिल गाड़ी चलाने से भी डरने लगा। किटकैट वही एक्सीडेंट वाला पप्पी है। रोशनी तो चली गई और इस किटकैट को दे गई। आई लव हिम सो मच। लव हिम ओनली? नो, आई लव यू आयशा। आज लग रहा है जैसे किसी कैद से बाहर आया हूँ। हम अपने ही डर के साए में छिपकर बैठ तो जाते हैं, मगर उस अंधेरे को दूर करने को डेस्टिनी कोई ना कोई तूफान भेजकर बंद कमरे के पर्दे जरूर हटा देती है। क्यों मेरी तूफान? यस ही मैन, तो लॉन्ग ड्राइव पर चले? किटकैट चले मम्मी डैडी के साथ? और निखिल आयशा किटकैट बेबी साथ लॉन्ग ड्राइव पर चल देते हैं। और हाँ, इस बार ड्राइव निखिल ने किया था। ऐसे ही प्यार में नोक झोंक भरी कहानी के लिए आइए हमारे शो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चूल्हे पर दूध उबाल लेकर बर्तन से बाहर आ रहा था, तभी दिव्या आकर दूध बंद कर देती है। माँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आजकल इतनी परेशान क्यों रहती हो तुम? वंदना मुस्कुराकर बिना कुछ बोले अपना पर्स उठाकर बाहर चली जाती है। घर लॉक रखना, कोई आए तो बताना मत माँ नहीं है। कहना घर में हम बहुत लोग हैं, बस दरवाजा मत खोलना। घर में सिर्फ दिव्या थी, मगर वंदना उसकी सेफ्टी के लिए उसे झूठ बोलने को बोलती है। वह सुपरमार्केट पहुंच जाती है और सामान उठाने लगती है। उसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। तभी वह शेल्फ में रखे ब्रेड के पैकेट पर हाथ मारती है तो दूसरी ओर से भी एक हाथ पड़ता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वंदना, तुम कैसी हो? रखो तुम ब्रेड, मुझे नहीं चाहिए। अरे नहीं, अच्छा बाबा, एक दोस्त के नाते कह रहा हूँ, तुम ले लो, मुझे नीड नहीं है इतनी। वंदना शेखर की ओर देखती है पर बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। उस रात वंदना सो नहीं पा रही थी। मैं तो हमेशा इस चीज के लिए तैयार थी, तो फिर बीते कुछ दिन से मेरा मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? दिव्या अपनी माँ की हर हरकत नोट कर रही थी। वह अपना फोन निकालती है और वंदना की दोस्त शेखर को कॉल करती है। माँ ने आपको कुछ बताया क्या? बात तो वही है ना दिव्या, वो कभी कुछ नहीं बताती, बस लड़ती रहती है अकेले। मैं जानती हूँ क्या करना है, आप मुझे कल 11 बजे मिलो। और अगली सुबह होती है। दिव्या के मन में भी वंदना की तरह ही कुछ चल रहा था। वंदना दिव्या को बाय बोलकर ऑटो पकड़कर पहुंच जाती है। कोर्ट के बाहर वह पहुंचती है और केबिन के अंदर जाती है। दफ्तर में सामने बैठा सब रजिस्ट्रार वंदना को पहले तो घूर कर देखता है, फिर बैठाता है। आप पिछली 3 तारीख मिस कर चुकी हैं मिसेस वंदना। ये कचहरी है, कोई सैलून नहीं कि आपकी अपॉइंटमेंट मिस होती रहे। और आपके पति, वो तो जवाब तक नहीं दे रहे। हाँ, मुझे भी। वो सर, मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे ये डिवोर्स
वो मैं नहीं चाहती कि। ये लो, आपके पति भी आ गए। अब फटाफट से इस पर साइन करके केस क्लोज करिए भाई, मुझे इतने केस निपटाने हैं। चलो चलो मिस्टर, इधर आओ, साइन करो। वंदना अपने पति की दस्तक से ही सहम जाती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे और उसका पति उसके बगल में आकर बैठ जाता है। वंदना उसके चेहरे की ओर देखती है। शेखर वंदना के हाथ पर अपना हाथ रखता है। क्यों घबरा रही हो? बोला था ना, साथ नहीं छोड़ूंगा। साइन करो, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। शेखर साइन कर देता है, मगर वंदना नहीं करती है। उसकी आंख से आंसू बहते हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे प्यास लग रही है, मैं घर जाकर पानी पीकर वापस आती हूँ। वे हड़बड़ाकर बाहर निकलती है। रजिस्ट्रार वंदना की बात सुनकर हैरान था, क्योंकि पानी की बोतल तो वहीं रखी थी। मिस्टर शेखर, योर वाइफ इज मैड और समवॉट। आपका तलाक नहीं हुआ ना कभी, तो आप नहीं समझेंगे सर। चलिए एक और डेट दीजिए, नॉट सी यू अगेन। और रजिस्ट्रार अपना माथा पीट लेता है। शेखर बाहर आकर देखता है तो वंदना बेंच पर बैठी हाँफ रही थी। तुम्हें सही थी कि तुमको ही आग लगी हुई थी ना मुझसे अलग होने की। देखो, बिना मेरे बताए कैसे आज यहाँ पहुंच गए। मैं 3 बार से खुद के फैसले पर सवाल करके टाल रही थी। यहाँ ऑफिस में भी तुम्हारे नंबर की जगह गलत नंबर दिए थे ताकि तुम ना आ सको और ये तलाक ना हो, पर तुम आ गए और मुझे सही साबित कर दिया तुमने। मुझे सही नहीं, इस बार गलत साबित होना था कि मेरा फैसला गलत था तुमसे अलग होने का। बहुत अकेली पड़ गई हूँ शेखर। तभी दिव्या कार निकालती है और उसे देख वंदना हैरान थी। दिव्या दोनों को घर ले जाती है और सोफे पर बिठाती है। माँ, पहली चीज, शेखर को मैंने वहां बुलाया था ताकि तुम कुछ तो बोलो। अंदर तुम में जो 1000 तूफान उफान तो लेते हैं, मगर तुम बाहर एक नहीं आने देती हो। माँ, दूध भी गर्म होकर बर्तन से बाहर आकर एक बार शांत जरूर होता है। तुम पापा से अलग नहीं होना चाहती तो बोलती तो सही। शेखर वंदना का हाथ थामता है। वंदना, हम 1000 बातों में एक दूसरे से अलग होंगे। मैं हूंगा बुरा पति, बुरा बाप, पर तुम्हारा तो हमेशा एक अच्छा दोस्त रहा था ना मैं। फिर ये सब कैसे हो गया? शेखर की नम आंखें देख वंदना उसके चेहरे पर देखती है और बीते 1 साल की कहानी याद करती है। वंदना शेखर एक आइडियल कपल की तरह मस्त थे। जवान बेटी थी जो कि दोस्त ज्यादा थी, और क्या चाहिए। मगर धीरे धीरे दोनों के मुद्दे बढ़ते गए। वंदना, मैंने कितनी बार कहा है, मुझे तुम्हारे हाथ का ही खाना पसंद है, ये बाई या मेड वगैरह का नहीं। तो क्या मैं मशीन की तरह लगी रहूं? बस तुम्हारी डिमांड से पूरी करते करते हाउसवाइफ बन गई हूं। और एक दिन लड़ते लड़ते वंदना ने ही शेखर को चाटा लगा दिया। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है शेखर, मैं दिव्या को लेकर जा रही हूँ। बहुत हुआ यार, नहीं निभा सकती तुम संग में। एक इंडिपेंडेंट वुमन की जगह राशन के लिए भी तुम पर निर्भर होने लगी हूँ। रहो तुम अपने मर्द होने के घमंड में। 1 मिनट वंदना, रुको। तुम दोनों मेरी जिंदगी हो और ये घर तुम दोनों से ही सांसें लेता है। यहाँ से तुम नहीं, मैं जाऊंगा। और शेखर वहां से चला जाता है। 6 महीने तक वंदना अकेले सब संभालती है और शेखर की याद में और खुन्नस में भर जाती है। और फिर शेखर के पास डाइवोर्स का नोटिस पहुंच गया। वह मुस्कुराकर उस पर साइन कर देता है। बोला था जैसा तुम चाहोगी वैसा ही करूंगा, मेरी वाइफ ही। वंदना शेखर के साइन देखकर हिल गई थी। मुझे लगा था तुम मुझे मनाओगे शेखर, पर हर बार मुझे गलत साबित कर देते हो। तलाक मुबारक हो। चलो मैं चलता हूँ, तुम ध्यान रखना अपना। पर वंदना शेखर का हाथ थामकर उसे करीब बिठाए रखती है। दोनों की आंखें नम थी। ना जाओ, ठहर जाओ शेखर, नहीं रह सकती यार तुमसे अलग। समझते क्यों नहीं हो तुम? नहीं रहना इस घर का मर्द बनकर, नहीं बनना दिव्या का बाप। मुझे, मैं माँ ही ठीक हूँ, तुम्हारी बीवी ही ठीक हूँ। मुझे मजबूत औरत नहीं एक आम औरत बनना है। थक गई हूँ यार। शेखर अपनी बाहों में वंदना को थाम लेता है। थक गई हो तो मेरे पास आराम कर लो, और सुनो, अभी वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी। मैं तुम्हारा हूं, चाहे थाम लो चाहे छोड़ दो। गलती मेरी भी थी, अब तो मुझे बटर ब्रेड भी खिलाओगी तो भी चलेगा, भूखा रखोगी तो भी चलेगा। चुप करो और इधर आओ। आई एम सॉरी। दिव्या बेटा, रजिस्टर ऑफिस में फोन करके कह दो तलाक कैंसिल है, मैं और शेखर साथ रहेंगे। दिव्या डिवोर्स पेपर फाड़ देती है और हंसती है। गाइस, ये बिखरता रिश्ता फिर से सिमट गया है। हम सोचते हैं कि रिश्ता खत्म हो गया, पर नहीं, कोई कभी भी इतना दूर नहीं जाता कि वहां से लौट कर ना आ सके। इसलिए मन में कुछ ना रखें। बहुत नाजुक हैं ये रिश्ते, इन्हें वक्त वक्त पर सहलाते रहें। माँ, डैडी, आई लव यू। और दिव्या वंदना और शेखर से जाकर लिपट जाती है।
ऐसे ही रिश्तों के मोड़ देखने के लिए हमारे शो कहानीबाज की ओर मुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे ओ गेंदा, कहाँ मर गई री रामारी? सुबह सुबह गला फड़वा रही है। ओ गेंदारी, क्या बात है? पूरे घर में कहीं नहीं है। धरती निकल गई कि आसमां टकार गया मेरी बहू को। गेंदा के गायब होने की खबर उसकी सास गोदावरी ने पूरे मोहल्ले में फैला दी थी और 2 दिन तक जब गेंदा नहीं मिली तो उसका पति चंपक और सास गोदावरी दोनों वहीं चौखट पर बैठकर विलाप करने लगे। ए माई, ये क्या सुना? अरे चंपक, तुम्हारी लुगाई ही भाज गई। कोई अतो-पतो है भी या नहीं ऊका? अरे भाजी तो भाजी, छत पर सूख रहे पापड़ भी उतार के कोनी गई। कल बारिश में सब भीग गए चंपक बेटे। बेचारी गोदावरी अंडे की तरह सीती थी अपने बेटे बहू को, और इसकी बहू ने भाजने से पहले एक बार भी ख्याल को न किया। मैं तो पहले ही बोली थी, अनपढ़ बहू मतला, कोई बहका के ले गया होगा। चंपक और गोदावरी हर वक्त विलाप ही करते रहते, मगर गेंदा का कुछ पता नहीं चल रहा था। माँ, मैं पुलिस में रपट लिखवाऊं क्या? रे छोरे, बावला हो गया कि? ना, दरोगा के चक्कर में तो पढ़नो ही नहीं। उस संतरा की बहू की नहीं सुनी थी? जब बहू के लिए रपट लिखाई तो उल्टा बहू ने ही दहेज और मारपीट का केस करवा दिया थो। हाँ बहन जी, ये तो सही बोली तुम। आजकल ससुराल वाले तो बिना कुछ बोले भी फंसते हैं, बोल कर भी। कलजुग है चंपक बेटा, कलजुग। अब तो एक ही रास्ता है। क्या काकी? अरे कहीं से खबर खुबर आ जाए कि गेंदा निपट गई तो एक चिंता तो मिटेगी कि आखिर गेंदा गायब नहीं हुई है, बल्कि उसका तो टाक टाइम ही निपट गया है। अड़ोस पड़ोस के लोग गोदावरी और चंपक की चिंता की आड़ में खूब चाशनी ले रहे थे। गोदावरी अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी, पर आखिर कुछ तो बात होगी जो गेंदा यूं अचानक कहीं चली गई थी। गेंदा, तुझे मैंने रानी हार का मना किया था ना? तू बस लौटा, मैं बनवा दूंगा रानी हार भी तेरे को। ससुरा वो गांव वाली जमीन का टुकड़ा ही बेचूंगा। बस मेरी गेंदा कुमारी, मेरी मैरीगोल्ड, तू लौटा। अब गेंदा को गायब हुए पूरे 5 दिन हो गए थे। ना मायके में उसकी खबर थी, ना ससुराल में। चंपक और गोदावरी मातम के अंदाज में बैठे थे और अपने ख्यालों में खोए थे। गेंदा ने फिल्म देखकर बैकलेस ब्लाउज तो बनवा लिया था, मगर उसे पहनने का मौका उसे मिल नहीं रहा था। और उस दिन अपने जन्मदिन पर गेंदा ने सबसे पहले वही ब्लाउज पहना। गेंदा आज बड़ी खुश थी। जहां वह सबसे सामने से बोलती थी, आज वो जानबूझकर मुड़कर अपनी पीठ दिखा रही थी। वो काकी, अरे ये चिंटा को भी पीठ ही मिलती है क्या काटने को? देखो तो काकी, जोर खुजली चल रही है यहाँ। और ऐसे मोहल्ले में सब गेंदा की अतनंगी पीठ देखकर फुसफुस करके बातें बना रही थी। जब गोदावरी ने इस पर ध्यान दिया तो वह भड़कती हुई गेंदा का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आई। सासू माँ, कलाई उतर जाएगी मेरी। आज मेरा जन्मदिन है, ऐसे मत करो ना। जन्मदिन है तो क्या आधी नंगी पीठ करके जगत में घूमेगी? देख तो औरतों के कैसे बड़े मुंह खुल रहे हैं, और आदमियों की आंखें मेरी बहू को घूर के ही खा जाएंगे जैसे। तो हटो मेरे घर से दूर, हट। सासू माँ, देखने की चीज है तो देखने दो ना इन सबको भी। अब इनकी वो उम्र कहाँ कि काका की काकियां बैकलेस पहनकर घूमे। गोदावरी को गेंदा की बेशर्मी पर गुस्सा आया और वो उसे चाटा लगा देती है। गेंदा सुबकने लगती है। लाज शर्म औरत का गहना होवे है गेंदा। अब अगर असली गहना नहीं पहन सकती तो लाज तो ओढ़ ही सकती है ना। देख बेटिया, तुझे आज तक किसी बात के लिए मैं टोकी हूँ, पर कुछ चीज मर्यादा से बाहर मत कर। पर गेंदा बैठी बैठी रोती रही। हाय रे चंपक बेटा, मैंने जो थप्पड़ मारा था ना, उसी वजह से गई है गेंदा। सब मेरी ही गलती है। बैकलेस ही तो पहन रही थी, कोई नागड़ी पुगड़ी थोड़ी ही घूम रही थी। जन्मदिन के दिन ही चाटा मार दिया रे। हाय रे। गोदावरी माथा पीटने लगती है। नहीं माँ, नहीं, वो तुझको बहुत मानती थी। शायद वो मेरी ही वजह से गई है। अगर मैं उसको। चंपक अपना पैसों का हिसाब कर रहा था। जी चंपू बाबू, मैं क्या बोल रही थी, ये आंगन में इतने गेंदा लगा दिए हो, तनिक अपनी गेंदा को भी कुछ दे दो। सब तेरा ही तो है गेंदा, ले पैसे ले और ले आ जो लाना है। हाँ, जब देखो पैसा पैसा। नहीं चाहिए बाबा मेरे को, एक गेंदे का फूल दे दो, घुटने पर बैठकर फिल्मी स्टाइल में। मेरे को तो वही काफी है। पर तुमका गेंदे को बस गमले में सजाना है, अपनी गेंदा को गले से नहीं लगाना। बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो तुम। सासू माँ मेरे को कहती है, पोता दे दे, पोता दे दे। क्या पंसारी के पास से लाऊं पाव भर पोता? पति मुझे रिझाए तब ना पोता आए। हाँ, शायद इस गेंदा में ही खुशबू नहीं आती। इतना बोलने पर भी चंपक अपना हिसाब ही करने लगा था। अरे माँ, गेंदा मेरी वजह से गई है। कहती थी रोमांस कर लो, अब हम ठहरे गंवार। हमको क्या पता माँ, रोमांस क्या होता है। गोदावरी ये सुन टेढ़ा मुस्कुराती है। तेरे बाबा तो खूब जानते थे रोमानस,
तभी तो मेरी सास को पोता मिला। पर मेरी ही गलती थी जो मैं उसे बच्चा पैदा करने के लिए बोलती थी। अरे मेरी गेंदा, लौट आ मेरी बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौट आओ गेंदा, मैं घुटने के बल बैठकर एक नहीं तुमको 1000 गेंदा, गुलाब सब दूंगा फिल्मी स्टाइल में। पर गेंदा की कोई खबर नहीं थी। दोनों माँ बेटा की रोकर आंखें सूज गई थी। दोनों गेंदा का सामान पैक कर स्टोर में डालने को डिसाइड करते हैं। नजरों के सामने रहा तो वो बहुत याद आएगी। जैसे ही वह स्टोर रूम खोलते हैं, अंदर गेंदा फर्श पे सोई हुई मिलती है। चंपक गोदावरी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और वो हैरान थे। गेंदा को उठाकर बिस्तर पर सुलाया जाता है और उसे होश आ जाता है। गेंदा बिटिया, तू यहाँ थी, पर कैसे? चंपक, ये तो बहू सोए स्टोर में ढिढोरा मचे बाजार में हो गया। आपने ही मुझे अंदर बंद किया था सासू माँ, और फिर आप खुद ही भूल गई। वो तो कच्चा राशन खाकर मैं 4 दिन गुजार गई, वरना ये गेंदा तो खाद ही बनने वाली थी। गोदावरी गेंदा से स्टोर में सामान रखवाती है और जैसे ही कुकर की सीटी लगती है, खुद बाहर आकर स्टोर के ताला लगा देती है और भूल जाती है और गेंदा अंदर ही लॉक हो गई। वह चीख रही थी मगर गोदावरी चंपक रोने के चक्कर में यह भी नहीं सुन सके। सब मेरी भुलक्कड़ स्वभाव की वजह से हुआ है। चंपक बेटा, छोड़ा माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा तू, मैं तो खतरनाक हो गई हूँ। और बहू, तू पहन ले बैकलेस, पहन घघरी, पहन घाघरा, पहन। मजाल तुझे मैं मना करूँ, बस कभी इस घर को छोड़कर मत जाना, तुझसे ही तो घर बगिया है। पता है तुम्हारे गायब होने समय कितने तारे दिख गए थे गेंदा। मैं बन जाऊंगा रोमांटिक पति, बस तू कहीं मत जाना। और हाँ, हम पोता भी दे देंगे माँ को। चुप करो, सासू माँ बैठी है। सुनो दोनों, मैंने सब सुना। मुझे तो पता ही नहीं था मेरी सास और पति मुझसे इतना प्यार करते हैं। लोगों ने अपने हिसाब से खूब बातें बनाई, भाज गई बहू, ये वो, पर मेरी सास और पति का विश्वास नहीं डगमगाया। सासू माँ, मैं नहीं पहनूं बैकलेस। जब आप मेरी हर बात मानती हैं तो मैं आपका समझाया नहीं मानूंगी क्या? और सासू माँ, ये घर मुझसे नहीं हम सबसे गुलशन है, क्योंकि हम सब इसके फूल हैं। आप गोदावरी और मैं गेंदा, और तुम चंपा। चंपा हो चंपक। गेंदा का सुंदर ससुराल। नहीं, ससुराल गेंदा फूल। दोस्तों, लोगों को तो दूसरों के घरों में झांककर झट से खबरें टेलीकास्ट करने की आदत है और फिर अच्छे खासे घर बिखर जाते हैं। गेंदा के गायब होने पर भी चंपक और गोदावरी का दिल बैठ गया था, पर वो किसी की बातों में बहके नहीं। पर कहीं आपके आसपास तो ऐसे पड़ोसी नहीं है? हो तो आप भी जरा बच के रहना। तो जुड़े रहिए हमारे शो कहानीबाज में। राधिका के रिश्ते के लिए आज लड़के वाले आ रहे थे, मगर राधिका कुछ सहमी हुई सी थी। ये देख लड़के को कुछ संशय होता है। डैड, लड़की से बुला कर देखूं क्या, कहीं ये गूंगी तो नहीं? वो तुम एक गाना गा सकती हो मेरे लिए? समधी जी, आपकी बिटिया तो हमको बहुत पसंद है। बस एक बार मेरे बेटे की फरमाइश पूरी कर दे तो मजा आ जाए। गाओ बिटिया, कुंडली के साथ सुर भी मिला ही लेंगे। जी, पहले चाय ले आती हूँ, मेरी चाल भी देख लीजिएगा। और राधिका चाय लेकर आती है। जैसे ही बाप बेटे चाय की घूंट लेते हैं, उनका तो धुआं ही निकल जाता है। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। क्यों, मेरे तीखे सुरों की वजह से तो आपके भी सुर निकल गए अंकल जी। ये सब तमाशा देख राधिका का बाप उसे धमकाता है। बाबा, इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। मैंने सुना था कि मेरी चाल ढाल सुर ताल देखकर भी इनको मुझे बहू की तरह नहीं, दहेज के सामान की तरह ले जाना है। मैं शादी नहीं कर सकती, और इससे तो क्या, किसी से भी नहीं करनी मुझे शादी। ये तू क्या बोल रही है? हाँ बाबा, मेरा बम्बई के कॉलेज में एडमिशन हो गया है और अब शादी कैंसिल। यस, आई एम सो हैप्पी। और राधिका के बाबा उसे मुंबई भेज देते हैं। राधिका बहुत खुश थी। उसके मुंबई के कॉलेज में जाने की सिर्फ एक ही वजह थी, उसका पहला क्रश। 3 साल पहले राधिका ने कुछ मजबूर हालातों के चलते अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, जिस कारण उसका कॉलेज का क्रश करण भी उससे छूट गया। राधिका करण अक्सर अगल बगल वाली बेंच पर बैठते थे। राधिका पढ़ती कम और करण को निहारती ज्यादा थी। और एक दिन, आज तो मैं करण से कहकर रहूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। अगले दिन राधिका अपना पसंदीदा सलवार कमीज पहनकर बम्बई के सबसे बड़े कॉलेज में क्लास लेने जाती है। मैंने सुना था करण भी अब यहाँ स्टूडेंट नहीं है और वे वापस आ रहा है। अगर किस्मत ने चाहा तो हम मिलेंगे यहीं उसी क्लास की बेंच पर। राधिका यादों में खोई अपनी पुरानी क्लास में जा पहुंचती है, मगर उसे देख सब लड़कियां हंस रही थी। राधिका देखती है कि सब लड़कियों ने निके निके कपड़े पहने हुए थे। अरे बाई जी, ये तो क्लासरूम है, वॉशरूम यहाँ से लेफ्ट जाकर है, गो गेट सम वर्क।
अरे अरे, ये तो बाइज नहीं लग रही। ओह, कहीं तो किसी स्टूडेंट की मम्मी तो नहीं? देखो तो हमारी क्लास की भी नहीं लग रही। राधा को इस स्वागत की कोई उम्मीद नहीं थी। ये सब नजारा देख उसका दिल टूट जाता है और वह रोने लगती है। तभी एक लड़का बाहर से चीखता आता है, करण आ रहा है, अब मजा आएगा। राधिका करण का नाम सुनते ही महक उठती है। उसकी आंखों का गम सूख कर खुशी में बदल गया था। वह फटाफट जाकर अपनी वाली सीट पर बैठकर दूसरी सीट करण के लिए रोकती है और तभी करण क्लास में एंटर करता है। हट्टा कट्टा स्मार्ट डैशिंग लड़का था करण। कोई भी लड़की उसे एक बार देख ले तो दीवानी हो जाए। राधिका की धड़कनें बढ़ रही थी। तभी वह देखती है कि पूरी क्लास अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है। राधिका ये सुनते ही अचंभे में पड़ गई थी। उसका कॉलेज का क्रश अब उसका टीचर है। करण काफी गंभीर टीचर था। वह क्लास को बिठाता है और पढ़ाने लगता है। राधिका लगातार करण को घूर रही थी। तभी करण की नजर राधिका से मिलती है और वह मुस्कुरा देती है। हे यू लड़की। करण राधिका की ओर चौक फेंकता है। तुम्हारा ध्यान मेरी ओर ही क्यों है लड़की? पढ़ाई में ध्यान दो वरना पिछड़ जाओगी। सुना है मैंने एक्स स्टूडेंट हो तुम। ये सर हकली है दोस्तों ये तो। साइलेंस। तब तो तुमको डबल मेहनत करनी होगी मेरी तरह। मैं तो यहाँ कभी स्टूडेंट था, आज प्रोफेसर बन गया हूँ। राधिका करण का बेगैरतपन देखकर मायूस हो गई थी। क्लास खत्म होती है और करण राधिका को देखे बिना ही चला जाता है। राधिका दौड़कर उसके पीछे जाती है। करण सुनो। एक्सक्यूज मी लड़की, तुम अपने यहाँ टीचर को नाम से बुलाती हो? सॉरी सर, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं राधिका, तुम्हारी I mean, आपके बैच में थी। हम सब साथ बैठते थे। ओह वाओ, तो तुम मेरे बैच से हो। पर डियर, उस बैच में 200 लोग थे, मैं किस किस को याद रखता। राधिका करण का जवाब सुनकर हिल गई थी। उसकी जरा सी उम्मीद भी कांच की तरह बिखरी थी। दिल से खून बह रहा था। वह फिर भी खुद को एक और मौका देती है और रोज कॉलेज आने लगती है। शायद एक रोज करण मेरी ओर देखने लगेगा। और एक दिन करण ने उसकी ओर देखा। राधिका फिर से मुस्कुराई। गेट आउट। सॉरी सर, व्हाट? तुम बिना बुक्स के आज कॉलेज आ गई। राधिका, ये कोई ऑर्डिनरी प्लेस नहीं है जहाँ टीचर दोस्त की तरह बनकर बच्चों को छूट देते हैं। दिस इज माई क्लासरूम और यहाँ पर मेरा डिसिप्लिन रहेगा। बाहर निकलो। पूरी क्लास हंस रही थी। राधिका रोते हुए बाहर चली जाती है और अपने उस क्रश करण में खो जाती है। कितने सिंपल थे तुम, इसलिए मुझे पसंद थे। पर अब तुम पर ये नया रंग ऐसा चढ़ा कि मेरा करण कहीं खो गया है। पर बस अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। 1000 किलोमीटर दूर मैं यहाँ फिर से इसलिए लौट कर आई थी ताकि तुम्हारी झलक देख सकूं। उस झलक देख ली, अब मन भर गया और मेरी आंखें भी। राधिका फूट फूट कर रो रही थी कि तभी क्लास बाहर निकलने लगती है। राधिका वहीं खड़ी रही। करण उसके बगल से गुजर गया मगर कुछ नहीं बोला। तभी वह पलटता है और उसे अपनी किताब देता है। किताब नहीं है तो ये लो और पढ़ाई में ध्यान दो, मुझ पर नहीं। इसकी जरूरत नहीं है सर, मैं कल वापस लौट रही हूँ अपने घर। शायद ये डिग्री, ये कॉलेज और यहाँ के लोग मेरे नसीब में अधूरेपन के साथ ही रहेंगे। फिर भी किताब रखो। करण पलटकर जा रहा था। तभी राधिका को किताब में कुछ महसूस होता है। वह खोलती है तो उसके होश उड़ गए थे। किताब में एक सूखा गुलाब था जिस पर लिपस्टिक से R+K, आर लव के लिखा था। ये वही गुलाब था जो राधिका ने जाने से पहले करण की किताब में छिपाया था, पर फिर निकाल कर फेंक दिया था। इसका मतलब करण भी नम आंखों से मुस्कुराता हुआ पलटता है और राधिका दौड़कर उसके सीने से लग जाती है। जो लोग राधिका को चिढ़ा रहे थे उनकी आंख फटी की फटी रह गई। हाँ, 3 साल पहले जवाब सुनने को रुकी ही नहीं। आई लव यू टू। क्या सिर्फ मैं ही तुम्हारा क्रश हो सकता हूँ? इतनी प्यारी लड़की मेरा भी क्रश थी यार। पर तुम ऐसे मुझे छोड़कर चली गई थी, तो जब लौटी तो थोड़ा तंग करना तो बनता था। यू इडियट, कितना तंग किया मुझे, गंदे। बट आई लव यू सो मच। पर तुम चंपू ज्यादा कूल लगते हो। अरे मैडम, पर अब मैं प्रोफेसर हूँ, थोड़ी तो स्टाइल आएगी ही ना। चलो झप्पी दो मुझे। और करण और राधिका को देर से ही सही मगर किस्मत ने मिला दिया था। इश्क करना जरूरी है दोस्तों, मिलाना ना मिलाना सब कुदरत के हवाले कर देना चाहिए। बाकी ऐसी ही प्रेम कहानियों को हमारे हवाले कर देना चाहिए।